गाइस नमस्कार। बीईओ एवं आरओ का संयुक्त कंबाइंड जो समान अध्ययन का टेस्ट सीरीज आपको चल रहा है उसमें आप बहुत बहुत स्वागत है। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी है इस मायने में भी क्योंकि पीडीएफ फाइल आपको 24 घंटे पहले दी जाती है और आप उस 24 घंटे के दौरान एनी टाइम आप उसको हल करिए और रात्रि 9 बजे जो है क्या करिए चैनल पर आ जाइए और लाइव जो है हल देखिए और अपना आकलन करिए। हाँ, जो साथी हमारे अभी नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? जब बेल आइकन को दबा रखेंगे। तो आइए प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में जान रहे हैं कि आप सोयाबीन में नंबर 1 पे उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। सोयाबीन एक खरीफ फसल है जो कि प्रोटीन का प्रचुर स्रोत है और साथ ही साथ इसमें वसा की मात्रा भी भरपूर पाई जाती है। तो सोयाबीन का लगभग 3/4 खेती जो है टोटल मध्य प्रदेश में ही हो जाती है। इसके बाद जो है आपको सोयाबीन का उत्पादन महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ देखने को मिल सकता है। राजस्थान और कर्नाटक के क्षेत्रों में भी आप इसके उत्पादन को देख सकते हैं, लेकिन बहुत व्यापक स्तर पे मध्य प्रदेश में ही इसका उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन तिलहनी फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक तिलहनी फसल है? मसूर, लोबिया, सूर्यमुखी, बरसीम। तो अब जान रहे हैं कि तिलहनी फसल जिससे हम लोग क्या निकाल सकें, आयल निकाल सकें, तो सूर्यमुखी एक तिलहनी फसल है और सूर्यमुखी का जो तेल है वह रिफाइन आयल से भी सबसे अच्छा माना जाता है और जीरो फैटिंग भी होता है। वनस्पति तेल है और आप जानते हैं वनस्पति तेल से फैट नहीं बनते हैं, यानी हमारे हृदय के लिए जो है ये सबसे फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें जैसे कि अब बताइए, अब तिलहनी फसलें कौन कौन है? मसूर आपकी दलहनी फसल है, लोबिया भी है, बरसीम आपको जानते हैं कि चारे के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो सूर्यमुखी, सरसों, राई, ये सब हम लोग कैसे कर लिए तिलहनी फसलें के लिए यूज करते हैं। जबकि लोबिया और जो बरसीम है, लोबिया और बरसीम को हम लोग चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मसूर, अरहर, चना, मटर सब दलहन फसलों के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय कृषि से क्वेश्चन आपका आना ही है ना, इसका भी क्वेश्चन शामिल है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है अहमदाबाद, कानपुर, मुंबई, सूरत। भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र। तो इस समय जो है भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र जो है अहमदाबाद बन गया है, जिसमें सूती वस्त्रों के कारखाने लगभग 72 हैं। मुंबई वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर कारखानों की संख्या प्रेजेंट टाइम में 63 है। तो अहमदाबाद इसमें आगे निकल गया है। तो ये हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जो कानपुर शहर है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम लोग बोलते हैं, उसी तरीके से मुंबई को हम लोग बोलते हैं। लेकिन अहमदाबाद एक बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप हो गया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, 60 डिग्री उत्तरी देशांतर और मुख्य देशांतर रेखा। तो आप देखिए जो देशांतर रेखाएं हैं, पहली चीज़ उनसे क्लियर कर लीजिए कि सिर्फ एक देशांतर रेखा वृत्त का निर्माण नहीं कर सकती। तो जब ग्लोब पर दो विपरीत, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर हो गया और ये 180 डिग्री देशांतर, दोनों का अपोजिट कर दी मिला देते हैं तो एक वृत्त का निर्माण हो जाता है। जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं जो कि क्षैतिज होती हैं, ये अकेले वृत्त का निर्माण कर लेती हैं। तो जो 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं, यह पृथ्वी पर सबसे बड़े क्षैतिज वृत्त का निर्माण करती है अक्षांश में। इसके बाद जितनी अक्षांश रेखाएं हैं वो छोटी ही होती चली जाती हैं। तो दशांतर अपने आप में पर्याप्त नहीं होता। तो इसका विकल्प आसानी से क्या हो जाएगा, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्योंकि क्षैतिज रूप में वृत्तों को अगर देखा जाए
और आप जानें कि ऊर्ध्वाधर रूप से जब तक दो देशांतर रेखाएं नहीं मिलेंगी तब तक जो है वृत्त का निर्माण नहीं हो सकता, इसलिए 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन, न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है ना। तो न्यूयॉर्क का जो क्षेत्र है यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र नहीं है। ये बात अलग है कि यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर जलवायु भूमध्य सागरीय नहीं है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु अक्सर कहाँ पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, जबकि न्यूयॉर्क पूर्वी किनारे पर स्थित है और यह जलवायु 30 से 40 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। जैसे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? उत्तरी जो पुर्तगाल का क्षेत्र है भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र में, तुर्की का क्षेत्र है, ईरान का क्षेत्र है थोड़ा सा, फिर उसके बाद जो है मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यह जलवायु मिलती है वह कैलिफोर्निया के क्षेत्र में मिलती है, कि जो कैलिफोर्निया प्रांत है उसका मध्यवर्ती क्षेत्र वहाँ पर मिलती है। फिर दक्षिणी अमेरिका में चिली का जो यानी दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है चिली, दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन क्षेत्र है अफ्रीका महाद्वीप में वहाँ भी इस तरह की जलवायु मिलती है, और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में भी इस प्रकार की जलवायु मिलती है। इस जलवायु में सबसे ज़्यादा आपको रसदार फल देखने को मिलते हैं, जैसे कि नींबू, संतरा का व्यापक स्तर, अंगूर हैं, जितने भी रसदार फल हैं इनका उत्पादन इस प्रकार की जलवायु में होता है। भारत में जैसे नागपुर का क्षेत्र है इसी प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है, जहाँ पे आप देखते हैं कि संतरे का व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? बर्लिन, कैनबरा, न्यूयॉर्क, बीजिंग। बताइएगा कौन सा शहर है ऐसा कि जो राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो न्यूयॉर्क एक शहर है किसका? जैसे कि भारत के मुंबई, वैसे ही संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क, जबकि बाकी सब राजधानियां हैं, जैसे जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, और ब्राज़ील तो बीजिंग किसकी राजधानी भाई? बीजिंग चीन की राजधानी है। ठीक, तो न्यूयॉर्क शहर है, तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए महासागरों में पाए तो ये चारों जाते हैं, लेकिन इसमें जहाँ तक सर्वाधिक मात्रा की बात है तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है या क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट होता है, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर आदि बाकी सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सोडियम क्लोराइड, और इसी का हम लोग जानते हैं कि नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में इन्हीं का जमाव होता है, इन्हीं से नमक का उत्पादन हम लोग करते हैं। दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? चीन का, भारत का, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में दुग्ध उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है। ये बात अलग है कि भारत विश्व की द्वितीय जनसंख्या वाला देश है, इसलिए प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है वो लगभग 200 ग्राम हो जाती है, यानी बहुत कम हो जाती है। वैसे संयुक्त राज्य अमेरिका गाय के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और भारत भैंस के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है, और टोटल दूध के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं तथा चावल दोनों का संसार का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन,
भारत, रूस, यूएसए। तो इस स्थिति में चीन नंबर 1 पे है। क्यों? खाद्यान्न फसलों में वह, जैसे कि गेहूं और चावल को दो प्रमुख खाद्यान्न फसल हम लोग मानते हैं, और इन दोनों का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक चीन करता है। उसके बाद भारत का स्थान आता है, फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का आता है। भारत छोड़ो आंदोलन फल था। भारत छोड़ो आंदोलन किसका फल था? आइए देखते हैं किसका फल था। क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के निराशा का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, एआईसीसी द्वारा अगला है एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया। चलिए 1 और 2, 1, 2 और 4, 2, 3 और 4 उपयुक्त सभी जवाब दीजिएगा आप लोग, क्या होगा। अब इस पे हम लोग को ढूंढना है क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो 4 कथन दिए हुए हैं। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि महात्मा गांधी ने गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, आप ये जान लीजिए कि महात्मा गांधी ने कभी भी हिंसक साधन अपनाने को नहीं कहा, बल्कि उनका आंदोलन कैसा रहा? अहिंसक रहा। तो तीसरा तो पूरी तरीके से गलत है, इसमें आप भी श्योर हैं और हम भी श्योर हैं। अगर तीसरा गलत है तो क्या हो सकता है? अब देखिए, तीसरा अगर गलत है तो सी नहीं हो सकता, तीसरा अगर गलत है तो ए नहीं हो सकता, तीसरा अगर गलत है तो डी भी नहीं हो सकता। तब अपने यहाँ पर बचा एक ही विकल्प हमने, और कोई विकल्प, कोई भी स्टेटमेंट का मूल्यांकन नहीं किया, सिर्फ एक कथन का मूल्यांकन किया और हमारा आंसर बी निकल गया। तो इस आधार पर भी आप मूल्यांकन, ऐसे भी प्रश्नों को आपको हल करना होगा ज़रूर। अगर सत्य कथन की बात करें, अगर कोई कथन आपको स्पष्ट रूप से कॉन्फिडेंसली आपको लगता है कि यह गलत है, तो आप उस कथन के आधार पर विकल्पों का चयन कर सकते हैं। अब देखिए 1942 में जो क्रिप्स प्रस्ताव आया तो वो विफल रहा क्योंकि लोग उससे सेटिस्फाई नहीं हुए। जापानी आक्रमण का खतरा भी भारत में जनमानस को निराश किया था, उसमें बेचैन किया था। जापान ने भी धमकी दी थी, लेकिन भारत उससे भी नहीं घबराया था। 14 जुलाई 1942 को जब कांग्रेस के समय बैठक होती है तो उसमें जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है। कहाँ पर? वर्धा में। लेकिन गांधी जी ने भड़काया नहीं भाई, ठीक, बल्कि उन्होंने हिंसक न होने के लिए लगातार संघर्ष किया कि हिंसक साधन नहीं होने चाहिए, अहिंसा से ही आज़ादी हमको हासिल करनी है। इसीलिए तो उन्होंने सत्याग्रह किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल प्रांत का विभाजन किस वायसराय के काल में किया गया? लॉर्ड लैंसडाउन के, लॉर्ड एल्गिन के, लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड मॉर्ले के। चलिए बताइएगा किसके समय में था? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन। तो आप जाने हैं कि जो है उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन बंगाल का गवर्नर था, जिसने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। तो जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा है, जिसमें बिहार आज का और उड़ीसा हुआ करता था, और जो पश्चिमी बंगाल का हिस्सा है पूरा पूर्वी बंगाल, पूरा बांग्लादेश और असम हुआ करता था। तो बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, क्योंकि इसमें असम, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी क्षेत्र जो है बंगाल में शामिल था। तो उसमें बंगाल का विभाजन किया गया। फिर जब 1911 में जॉर्ज पंचम, जब राजधानी दिल्ली बन रही थी, दिल्ली स्थानांतरित होती थी, तो उसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने इस विभाजन को 1911 में रद्द किया।
आइए आगे बढ़ते हैं। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर। तो देखिए कालागढ़ बांध ऐसे ऐसे डैमों का ही यूपी कमीशन पूछता रहा। अब इस समय के सवाल जो बन रहे हैं इस आधार पर हमने भी इसमें क्वेश्चन को शामिल किया है। तो ये जो है कालागढ़ बांध जो है यह रामगंगा नदी पर है। और रामगंगा किसकी सहायक नदी है? रामगंगा जो है गंगा की सहायक नदी है। तो यह कुमायूं यानी जो उत्तराखंड का कुमायूं का क्षेत्र जिला है उसके क्षेत्र से नैनीताल, एक तो नैनीताल के समीप से निकलती है और उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में प्रवेश करती है और बिजनौर जिले के कालागढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? बिजनौर के कालागढ़ नामक स्थान से प्रवेश करती है और कन्नौज जिले में गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। तीसरी नदी पर है कालागढ़ बांध। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, भीतरकनिका उड़ीसा, पिचवरम तमिलनाडु, वेम्बनाड कर्नाटक। चलिए बताइएगा। एक सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि 24 परगना जिले में पश्चिम बंगाल में स्थित है। 24 परगना जिला जो कि पश्चिम बंगाल का सबसे बड़े जिले में से एक है, जहाँ पर हम लोग जानते हैं कि बंगाल टाइगर, हिरण, जंगली सुअर पाए जाते हैं। तमिलनाडु में जो पिचवरम है ये भी सही है। और भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में ही है कि एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। वहीं जो आपका दे रहा है वेम्बनाड, तो वेम्बनाड झील कहाँ पर है? कर्नाटक में नहीं है। कहाँ पर है ये? केरल में है। तो वेम्बनाड केरल में है, ना कि कर्नाटक में, जो कि एक लैगून झील है और भारत की सबसे लंबी झील भी है, लंबाई में स्थित, जो भारत के केरल के पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। लिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंबल। तो ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर रहा है, हमेशा आता रहा है। तो इसका नर्मदा नदी है। रामगंगा आप देख रहे गंगा की सहायक नदी है। गोदावरी जो कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। चंबल जो कि यमुना की सहायक नदी है, उत्तर दिशा में प्रवाहित हो रही है, उत्तर पूर्वी दिशा में। जबकि नर्मदा पूरी तरीके से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदी है। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? चीड़ का, देवदार का, सिल्वर फर का, नीला पाइन का। तो पश्चिमी हिमालय में अगर देखा जाए, जिसकी ऊंचाई लगभग 1800 से 3000 मीटर है, यहाँ पर शीतोष्ण कोणधारी वन पाए जाते हैं, कोणधारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक, तो ये जो है देवदार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? देवदार वृक्ष के लिए। 2500 मीटर तक की जो ऊंचाई है, यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं, जिसमें चीड़ है, देवदार है, नीला पाइन है, एल्डर है, पॉपुलर है। और जबकि इसके ऊपर अगर जब हम लोग चलते हैं तो पीला पाइन मिलता है, सिल्वर फर मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई दोमट, दोमट बालू, मटियार दोमट, दोमट। देखिए दोमट मृदा कई, जिसे हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, बिहार के प्रांत में इसे हम लोग दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दोमट मृदा के नाम से जानते हैं। यह एक जलोढ़ मृदा का ही प्रकार है। अब इसमें भी कई टाइप के हैं। बलुई दोमट है, दोमट बालू है, मटियार दोमट है, दोमट है। तो इस पे जो दोमट बालू है, इसके जल धारण करने की क्षमता सबसे कम होती है। तो इसमें जैसे कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये कणों के आकार के आधार पर होते हैं। जो मोटी बालू है लगभग उसका 20 मिलीमीटर, 2 से 20 मिलीमीटर इसका साइज होता है। जो महीन बालू है 20 से लगभग 0.2 मिलीमीटर। सिल्ट का 2 से 0.2 मिलीमीटर के बीच में।
क्ले का सबसे महीन होता है। ठीक, तो ये हो गया दोबट बालू। हमारे देश के निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तो जो वन रिपोर्ट है आपकी, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा क्षेत्र वन का अभी भी मध्य प्रदेश में है। और जो वन क्षेत्र के अलावा मैदानी क्षेत्रों में यानी ग्रामीण एरिया में जो वृक्षों समेत उस स्थिति में देखा जाए तो महाराष्ट्र अच्छी स्थिति में है। लेकिन टोटल वन क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो मध्य प्रदेश अभी भी नंबर 1 पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन क्षेत्र वाला राज्य है। अगला देखते हैं प्रश्न, नगरीकरण का कारण क्या है? ग्रामीण नगरीय असंतुलन, ग्रामीण क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों की कमी, कृषि भूमि का ना बढ़ सकने वाली प्रकृति, नगरों की चुंबकीय विशेषताएं। अब इसमें आपको बहुत ध्यान देना है कि कौन सा कथन, क्या इसमें कोई गलत है? अगर एक भी गलत निकला तो विकल्प बदल जाएगा। ठीक, जैसे कि 1 2 दे रहा है, 1 2 3 दे रहा है, 2 3 4 दे रहा है। तो ग्रामीण नगरीय संतुलन बिल्कुल है, क्योंकि जो शहरी व्यवस्था है वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवहन, ऊर्जा, सारे संसाधन आपको जो है उच्च श्रेणी के मिलेंगे, यानी विकसित अवस्था मिलेंगे। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएंगे तो इन सारी सुविधाओं का काफ़ी अभाव देखने को मिलता है। तो ये असंतुलन है। इसलिए भी लोग जो है जब शिक्षा गांव में नहीं अच्छी मिलती तो शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। चिकित्सा की अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, अच्छा पैसा है तो संसाधन को एक विशेष स्थान पर चाहिए, मार्केट अच्छा होना चाहिए, तो लोग शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में नौकरियों की कमी है, ये भी बिल्कुल चाहिए। आप देखें कि अभी लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर पैदल चल के आए, फिर किसी तरीके से आए, तो प्रवासी मजदूरों की इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि प्रवासी लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा कर के, शहरों में जा कर के नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो ये भी एक समस्या है। कृषि भूमि की ना बढ़ने वाली प्रकृति बिल्कुल सही है। कृषि भूमि रबड़ तो है ही नहीं कि उसको बढ़ाया जा सकता है, वनों को उजाड़ के ही बढ़ा सकते हैं, तो ये भी सही है। नगरों की चुंबकीय विशेषताएं, ये भी सही है, लेकिन नगर क्योंकि आकर्षित करते हैं लोगों को, तो इसलिए सभी विकल्प आपके सही हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 फर्स्ट अ में, अनुच्छेद 19 फर्स्ट बी यानी ब में, अनुच्छेद 19 फर्स्ट स में, अनुच्छेद 19 फर्स्ट द में। तो अनुच्छेद 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करता है और बहुत व्यापक रूप में वर्णित है। तो इसमें अनुच्छेद 19 अ में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, इस अभिव्यक्ति की वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिफाइन कर दिया है। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन बुला सकता है? तो इसके लिए राष्ट्रपति है। ठीक, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, यानी उनका आहूत करते हैं, जबकि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रहे कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि उस बैठक का आहूत राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति उस बैठक का आयोजन कर देते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये क्वेश्चन क्योंकि बार बार पूछा जाता है, कभी भी आ सकता है, रिपीट होता रहता है, इसलिए इस पर मैं विशेष जोर दे रहा हूँ। भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। क्या इसकी प्रक्रिया है? तो ये जो है चयनित किया जाता है। किसके द्वारा चयनित किया जाता है, ये भी प्रश्न है। तो जब अनुच्छेद 93 के कारण, किस अनुच्छेद के कारण?
अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग लोकसभा जब पहली बैठक पश्चात, जब पहली बैठक होती है, लोकसभा का चुनाव संपन्न होता है, पहली बैठक होती है, तो उसमें एक कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसी को नॉमिनेट किया जाता है। फिर उसके बाद उसी बैठक में 2 सदस्यों को, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में लोकसभा के सदस्य उनको चुन लेते हैं। तो जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनती है। तो वही 11वें अध्यक्ष में तो ये एक चयनित होते हैं। ठीक है, इनका कोई उस तरह की निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं है कि निर्वाचन आयोग आया कि चुनाव करता है, लोग आपस में चुन लेते हैं, हाँ ये लोकसभा अध्यक्ष हैं। जबकि जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है जबकि इनका चयन होता है। लेकिन में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। आप जान रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू भी एक से अधिक बार जो है प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा गांधी भी रही हैं और अटल जी भी रहे हैं। तो जिसमें गुलजारी लाल नंदा ठीक, इनको छोड़ करके यानी 3 को छोड़ कर दिया जाए, 3 को निकाल दिया जाए तो ए भी नहीं होगा, बी अपने आप कैंसिल हो गया, डी हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या? सी विकल्प। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि विकल्प सी सही है। ठीक, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सी सही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक मिनट। गुलजारी लाल नंदा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका ये तो कन्फर्म ही है, श्रीमती इंदिरा गांधी कन्फर्म है, अटल बिहारी वाजपेयी ये भी कई बार आए हैं, गुलजारी लाल नंदा, एक मिनट, हाँ ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यकारी प्रधानमंत्री रहे और 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक भी कार्यकारी, यानी 2 बार इन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, इसलिए उपयुक्त डी हो जाएगा। माफ करिएगा, आंसर इसका डी होगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया है। भारत के योजना आयोग का सृजन किया गया संविधान के अंतर्गत, संसद के अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा, लोकसभा के प्रस्ताव द्वारा। तो योजना आयोग को लेकर के क्वेश्चन बहुत आता है, कौन किसमें से गैर संवैधानिक निकाय है योजना आयोग? योजना आयोग आपसे खूब पूछता है। ये कैबिनेट के प्रस्ताव के द्वारा गठित संस्था है। किसके द्वारा गठित है? कैबिनेट का एक सामान्य सा प्रस्ताव से गठित संस्था है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये जो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976 जब हुआ तो उसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, जैसे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जोड़ा गया था। तो इसमें समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द बाद में ऐड किए गए। उसके बाद इसमें राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तो ये एक ही बार संशोधन हुआ, उसके बाद इसमें संशोधन नहीं हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन 1976। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, मंडल आयुक्त के द्वारा, जनपद के जिला अधिकारी के द्वारा। तो जो क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र का निर्धारण है
ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 क 243 ख और 243 ग यानी जो अनुच्छेद 243 के अकॉर्डिंग, ठीक। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है, जबकि वित्त आयोग का गठन 280 के तहत होता है, जबकि राज्य वित्त आयोग का गठन जो है वह किसके तहत होता है? इसका गठन 243 आई, अनुच्छेद 243 आई के अकॉर्डिंग इसका गठन होता है। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है आधारभूत सुविधाओं में अधिक सरकारी पूंजी लगाना, देश की जैव विविधता को कायम रखना, बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना, भारत की प्रमुख नदियों की सफाई करना। क्या है भाई? बेहतर तथा अधिक संतुलित विकास करना। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास पूंजी का अभाव है। तो पूंजी के अभाव में एक संतुलित विकास की कल्पना कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आर्थिक रूप से। निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय में सबसे बड़ा मद है? तो ये जो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, गैर योजनागत व्यय। तो ऐसे उपभोग या सरकार के द्वारा एक योजना में लगातार इन्वेस्ट, जैसे कोई योजना जब जिस वर्ष लॉन्च होती है उस वर्ष तो योजनागत व्यय में आता है, लेकिन बाद में गैर योजनागत व्यय हो जाता है। तो अनुदान है, प्रशासन पे खर्च, ब्याज का भुगतान है, सामाजिक व्यय है, क्या है इसमें? जिसमें जो ब्याज की अदायगी है यह गैर योजनागत व्यय है। कैसा व्यय है? गैर योजनागत व्यय है, क्योंकि सरकार को इससे या इसमें किए गए व्यय से हमारे जीडीपी पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि अन्य सेवाओं में खर्च करने से हमारे जीडीपी पर प्रभाव पड़ता है। भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, IDBI बैंक। बताइएगा कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक है। भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा। भारत में मूल्य संवर्धित कर निम्नलिखित का स्थान लेगा: विक्रय और क्रय कर का, प्रवेश कर का एवं भी दोनों का, उपयुक्त सभी का। तो ये जो है क्रय और विक्रय का कर का स्थान लेगा। आकाश का नीला दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इंद्रधनुष के 7 रंगों का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए, कथन 1 सही है, कथन 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है ये देखना है। तो क्या प्रकाश का 7 रंगों का दिखना ये किसका कारण है भाई? क्या ये प्रकाश का प्रकीर्णन है? नहीं, प्रकाश 7 रंगों में तभी डिवाइड होता है जब उस प्रिज्म से गुजरे। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं है, यानी 2 पूरी तरीके से गलत है। जैसे जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो जैसे इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे है? जब आप देखते हैं हल्की बारिश होती है और एक तरफ सूर्य दिखाई देता है, तो जब उस सूर्य की किरणें उस वर्षा की बूंदे पर से गुजरती हैं तो ये वर्षा की बूंदें उस समय प्रिज्म का काम करती हैं, जिससे प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, हमको दिखाई देता है। ये प्रकीर्णन का परिणाम नहीं है। जो कि जो आकाश नीला दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और जो उगते समय लाल दिखता है वो भी प्रकीर्णन के कारण होता है। लेकिन सूर्य डूबते समय अधिक समय तक जब लाल दिखता है तो वो अपवर्तन का कारण होता है। तो 2 अगर गलत हो गया तो ये नहीं होगा, 2
अगर गलत हो गया तो बी होने की प्रबल संभावना हो गई। ठीक है, देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो, दो एक गलत निकला, 3 विकल्प ऑलरेडी बाहर हो गए, एक बचा, बाकी पर हमको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं निकला। ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, इन्हें क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, समदाबिक कहते हैं, समवयवी कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? समस्थानिक। इन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो जब किसी तत्व या पदार्थ में परमाणु में जिनमें इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या से भिन्न होती है, इन्हें क्या बोलते हैं? समस्थानिक। और इनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। क्या होते हैं? इनके रासायनिक गुण समान होते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया है? रदरफोर्ड, रोएंटजन, मैक्सवेल, टोरिसेली। तो किसने किया है भाई एक्स किरणों का आविष्कार? चलिए बताइएगा। तो एक्स किरणों की खोज 1895 ईस्वी में रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। और आज इन्हीं किरणों की सहायता से हम लोग एक्सरे मशीन का प्रयोग करते हैं। इन्हीं किरणों की सहायता से हम लोग अल्ट्रासाउंड मशीन में चलाते हैं। इन्हीं किरणों की सहायता से सीटी स्कैन भी हो जाता है। तो ये जो है उनकी खोज करना आज हमारे चिकित्सा विज्ञान के लिए वरदान साबित हुआ। पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किससे बनती है? शीशा से, एंटीमनी से, प्रयुक्त में से कौन हो? ये बनती किससे? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट किस प्रकार की चट्टान है? एक कायंत्री चट्टान है जिसका निर्माण कोयले के रूपांतरण से होता है। जब कोयला उच्च दाब एवं ताप की स्थिति में होता है तब वो ग्रेफाइट से में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन। तो ये सबसे जहरीली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषित गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक के रूप में हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए प्रदूषक है क्योंकि हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को यह बाधित करता है, इसीलिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहते हैं। इनके तुमसे क्या जल से हल्का होता है? एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो देखिए सोडियम जो है दुनिया की सबसे हल्की धातु है और ये सबसे हल्का भी होता है, इसलिए सोडियम की धातु अगर ऐसे खुले में रख दिया जाता तो भाई ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। जबकि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम ये जल से भारी होते हैं और ये जल में डूब जाते हैं, जबकि सोडियम की क्षण डूबती नहीं है। चलिए आगे। एक बीज के अंकुरण के लिए उनके में से कौन सी 3 परिस्थितियाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? मिट्टी, पानी, ऑक्सीजन। पानी, उचित तापमान, ऑक्सीजन। उच्च तापमान, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तापमान, ऑक्सीजन, प्रकाश। क्या होगा? देखिए पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मिट्टी में तो ऑलरेडी जाएगा ही। ठीक है, तो विकल्प भी आपका सही है। इनके में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल, तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू, मच्छर, गौरैया, हिरन, उल्लू, चमगादड़, कुत्ता। देखिए रात्रिचर प्राणी क्या है? मच्छर कब काटता है आपको? रात में। चमगादड़ कब दिखाई देता है? रात में।
उल्लू कब बोलता है? रात में। तो ये सभी रात्रिचर प्राणी हैं, बाकी सब दिन में विचरण करते हैं। निद्रा रोग नामक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस विटामिन ए की कमी से, शरीर में कैल्शियम की कमी से, रक्तचाप के बढ़ने से, ट्रिपैनोसोम नामक एक कोष की जीव से। तो ये किसके कारण से होता है? तो ये जो है निद्रा रोग स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपैनोसोम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये एक परजीवी है जो शीशी मक्खियों के शरीर में आश्रय लेती है और इन मक्खियों के काटने से, कौन सी मक्खी? शीशी मक्खी, इसमें यह प्रोटोजोआ पाया जाता है। जैसे मलेरिया एक प्रोटोजोआ है जो मादा एडीज मच्छर में होती है, वैसे ये भी ट्रिपैनोसोमा ये भी एक क्या है? प्रोटोजोआ है जो कि शीशी मक्खी में ये, और शीशी मक्खी जब हम लोगों को काट लेती है तो हम लोगों के शरीर में आ जाता है और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? नींद बहुत ज़्यादा आती है, व्यक्ति निद्रा का शिकार हो जाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने एक खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ठीक, मलेरिया प्लाज्मोडियम। जे मंडल, हेकल, सर रोनाल्ड रॉस, डार्विन। तो ये जो है सर रोनाल्ड रॉस ने किया था इसकी खोज। तो मलेरिया जो है एक प्लाज्मोडियम एक क्या है? प्रोटोजोआ है, ये भी एक परजीवी है। इस रोग की 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम अवस्था में सिर दर्द, ठंड लगकर बुखार आती है। दूसरी अवस्था में बुखार सिर दर्द के साथ बढ़कर अधिक हो जाता है और तीसरी अवस्था में पसीना आता है, दर्द कम हो जाता है और बुखार उतर जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे अब बुखार ही नहीं है। तो इसमें देखिए कुछ दवाइयाँ इसके लिए आपको जानना है, जैसे क्लोरोक्विन का प्रयोग करते हैं जो कि, और केमोकिन का। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आपसे, ठीक, क्योंकि मलेरिया से भारत में कई लाख लोग हर साल प्रभावित होते हैं। कीटो इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीटो के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इच्थियोलॉजी, एटमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, मैकेकोलॉजी, क्या बोलते हैं? चलिए बताइएगा। एंटेमोलॉजी, क्या बोलते हैं हम लोग? एंटेमोलॉजी, यानी विकल्प बी। दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, एस्परजिलस, स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस, क्या है? तो इसमें जो है लैक्टोबैसिलस दूध के खराब होने का कारण। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। तो ये जो है स्तनपायी प्राणी है। कैसे प्राणी है? तो स्तनपायी वर्ग में दुग्ध द्वारा इनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। तो सील भी एक स्तनपायी प्राणी है। जैसे मानव किस प्रकार का प्राणी है? स्तनपायी प्राणी। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? अस्थि, दंतवल, डेंटिन, सीमेंटम। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, यानी सबसे मजबूत भाग कौन सा है? तो मजबूत भाग की बात करें तो जो हमारा दंतवल्क है, ठीक, दंतवल्क ये इस विकल्प के अकॉर्डिंग सबसे कठोर है, मजबूत है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, इरेप्सिन। तो ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है रेनिन। तो पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों को परिवर्तित कर देता है, जबकि रेनिन एंजाइम दूध में घुली हुई प्रोटीन केसीन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट में दही के रूप में बदल देता है। ट्रिप्सिन और क्षारीय प्रोटीन को पचाता है। ठीक, तो ये आंसर होगा आपका रेनिन।
हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है अस्थियों से, शारीरिक अंगों से, त्वचा, मांसपेशी अंगों से, जल से। ध्यान रहे कि हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से निर्मित है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल पाया जाता है। हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा क्या है? जल है। इसीलिए कहते हैं ना, जल ही जीवन है, जल पीना जरूरी है, स्वच्छ जल, है ना। चलिए, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से होता है जिसके माता पिता की दृष्टि भी समान थी। उनके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्णांध होने की संभावना है? तो इसमें जो है 50% चांस बने रहेंगे, 50% चांस होगा, ठीक। और इसमें जो एक्स क्रोमोसोम, लिंग सूत्र में एक्स क्रोमोसोम होता है, यही इसका वाहक होता है। एक अगर महिला वर्णांध होती है तो बच्चों के वर्णांध होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जब पुरुष होता है उसमें 50% चांस बने रहते हैं। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का रंग लाल होता है क्यूटीन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोयानिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ईस्ट या और मशरूम है, शैवाल है, नग्नबीजी है, फफूंद है, गांठदार जड़ें हैं। क्या है भाई? ये ईस्ट या मशरूम, ये सभी क्या हैं? फंगी हैं, शैवाल हैं, ठीक। जिनको तो मशरूम आप सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट खमीर बनाने में इस्तेमाल होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है आइलेट्स और लैंगरहैंस द्वारा, पीस ग्रंथि के द्वारा, थायराइड के द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। तो इंसुलिन का उत्पादन कर रहा है, शरीर में नहीं पूछ रहा है आपसे। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है लैंगरहैंस की द्वितीयक के द्वारा स्रावित एक हार्मोन जो रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यह ग्लूकोज के उपापचय का नियमन करता है। यकृत में ग्लूकोज में ग्लूकाइजन के संश्लेषण की क्रिया में प्रेरित करता है और यह आरएनए के संश्लेषण को भी प्रेरित करता है। तो यह डायबिटीज़ रोग में क्या करता है? बहुत ही जरूरी होता है। तब डायबिटीज़ में हम लोग देखते हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार हैं सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, सर्वर, ऑप्टिकल। तो दिए गए कुटुंब में सही उत्तर का चयन करना है आपको। चलिए बताइए क्या होगा। तो इसमें जो है जो 3 है, सर्वर जो है यह स्मृति नहीं, मेमोरी नहीं है। 3 100% गलत है। तो 3 अगर गलत है तो विकल्प बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ठीक। अब 1 और 2 दोनों में कॉमन है। 4 को देख लेना है, ऑप्टिकल, ये भी एक मेमोरी है, अर्थात विकल्प क्या हो जाएगा? सी। मॉनिटर शब्द संबंधित है, मॉनिटर शब्द संबंधित है एक साधारण प्रचलन तंत्र से उपयोक्ता को एक प्रोग्राम में प्रवेश करने के लिए इजाज़त देना, उपयोक्ता को प्रोग्राम चलाने के लिए इजाज़त देना, उपयोक्ता को प्रोग्राम परिवर्तन करने के लिए इजाज़त देना। क्या होगा? तो इसमें जो है दो गलत है आपका, ठीक। आंसर है आपका सी। तो एक सही है, एक साधारण प्रचलन तंत्र से है और उपयोक्ता को प्रोग्राम चलाने की इजाज़त देता है, उपयोक्ता प्रोग्राम में परिवर्तन करने का इजाज़त देता है। ये आपका सी विकल्प सही है। चलिए आगे के प्रश्न विचार करते हैं। ब्रह्मोस है, एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस है, एक प्रक्षेपास्त्र है, एक पनडुब्बी है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसकी मारक क्षमता 390 किलोमीटर और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है।
और भारत की अपने आप में सबसे अलग मिसाइल है, और ये मिसाइल दागों और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। साथ ही साथ इसकी एक विशेषता ये है कि ध्वनि की गति से 2 गुनी चाल से चलती है, और ये बहुत छोटी सी है, 8 मीटर मात्र इसकी लंबाई है और 14 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये आसानी से रूट डाइवर्जन इसका हो सकता है, जब अगर दागने के बाद भी इसका डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, और यह भारत और रूस के सहयोग से निर्मित है। तो ये कई बार पूछा जा चुका है आपसे। ई व्यापार का अर्थ क्या है? ई व्यापार का क्या अर्थ है? निर्यात व्यापार, यूरोपीय देशों से व्यापार, इंटरनेट पर व्यापार, प्रयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? तो ये जो है सी, इंटरनेट पर व्यापार। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा देश में विकसित किए गए एक नागरिक यात्री विमान के पहले प्रोटोटाइप का नाम रखा गया है चीतल, चेतक, मयूर, सारस। क्या नाम है भाई? तो इसका नाम रखा गया है सारस। तो नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरीज NAL द्वारा डिज़ाइन किए गए बहुउद्देशीय सिविलियन विमान सारस की दूसरी उड़ान जो है 7 जून 2004 को बेंगलुरु से संपन्न हुई थी। इस विमान द्वारा नागरिक आवश्यकताओं के साथ साथ सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जा सकेगी। तो इसका नाम क्या रखेगा? सारस। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में, रुद्रप्रयाग जनपद में, टिहरी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में। चलिए बताइएगा। तो ये जो है चमोली जनपद में है। कहाँ पर है ये? चमोली जनपद में है। पैनखंडा परगने के तल्लापट्टी में विष्णु गंगा से दाहिने तरफ पर स्थित है। तो विष्णु गंगा एक नदी है जो धैलुई गंगा का संगम जो विष्णु प्रयाग बनाती है। ठीक, तो इसके दाहिने तट पर है, विष्णु गंगा के दाएं तट पर स्थित है। ओके, कौन सा तीर्थ स्थल? बद्रीनाथ। ठीक, इसे हम लोग अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि मुक्ति प्रदा, योग सिद्धा, विशालपुरी, बद्रिकाश्रम, इन सब नामों से हम लोग जानते हैं। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये कौन सा पार्क है? ये है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। तो मित्रों, आज हम लोग जो है इतना ही डिस्कस करते हैं इस पार्ट में। आज ही है, आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। तो सेकंड पार्ट में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब के लिए नमस्कार।